हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नोट्स एक्सप्लेन्ड। तो आज हम हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि है एंटी ब्रिटिश राइजिंग एंड पेजेंट रिवॉल्ट्स इन असम। स्टार्ट करने से पहले चलो हम लोग ये चैप्टर को टू पार्ट्स पे डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट पे हम लोग ये पढ़ेंगे कि असम पे ये रिवॉल्ट क्यों हुआ था और एरिस्टोक्रेट्स यानी कि रिच पीपल ने कैसे प्रोटेस्ट किया था। सेकेंड पार्ट पे हम लोग ये पढ़ेंगे कि पेजेंट्स यानी कि फार्मर्स ने रिवॉल्ट तो किया था लेकिन वो लोग सक्सेसफुल हो पाए कि नहीं ये देखना बाकी है। ट्रीटी ऑफ यानबू जो कि 1826 को साइन किया गया था, वो समय के बाद ब्रिटिश को चांस मिल गया था असम पे आके रूल करना। और ऐसे ही करते करते 1830s 1840s को वो लोग एक पावरफुल रूलर बन गए थे यहाँ पे एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखने लगे असम के लिए। ऐसे ही नंबर वन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे थे वो है रेवेन्यू सिस्टम। यहाँ पे वो लोग बहुत पहले मतलब कैश नहीं कलेक्शन किया गया था, लेकिन ब्रिटेन्स आने के बाद कैश कलेक्शन होने लगा, यानी कि उन लोगों को ब्रिटेन्स को टैक्स देना पड़ता था। एंड महाजन्स यानी कि मरवाड़ीस लोगों को के उन लोगों के या भी बोलते हैं बंगाली बिजनेसमैन को लाया गया था असम पे ताकि ब्रिटिश लोगों का काम कर सके या तो ब्रिटिश लोगों को हेल्प कर सके टैक्स कलेक्शन में। एग्रीकल्चरल फील्ड का कंडीशन बहुत ही वर्स हो गया था क्योंकि ब्रिटिश लोग सिर्फ टैक्स कलेक्शन करते थे एंड कोई भी मेजर्स नहीं लिया गया था ताकि कंडीशन ठीक हो जाए। 1851 के समय ऐसा कंडीशन हो गया था क्योंकि इंडियंस लोगों को सिर्फ पैसा ही पैसा देना पड़ता था और उन लोग के पास कम पैसा रहता था। नाउ कम पैसे से वो लोग खा नहीं पाते थे अच्छे से और फैमिन स्टार्ट हो गया था। फैमिन यानी कि बिना खा के वो लोग मर जाते थे। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी थे जहाँ पे वो लोग अपने बच्चे को बेच देते थे कुछ खाना के लिए। और ये सब हुआ दौरांग डिस्ट्रिक्ट में, कामरूप डिस्ट्रिक्ट एंड 1839, 1847, 1852 के समय कोलेरा एंड मीजल्स भी एपिडेमिक स्प्रेड होने लगा उस समय इन अपर असम ज़्यादातर। एंड दिस लेड टू एनिहिलेशन ऑफ सेवरल विलेजेस। एनिहिलेशन यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ बहुत सारा विलेजेस उस समय डिस्ट्रॉय हो गया था। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश लोग असम में आने के बाद वो लोग सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं स्टार्ट किया था, बहुत सारा प्रॉब्लम स्टार्ट कर दिया था। फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, सोशली, बहुत कुछ। नाउ टी गार्डन्स वो लोग ने देखा कि हाँ ये तो बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, तो टी गार्डन स्टार्ट कर दिया था। एंड टी गार्डनर्स अभी कहाँ से लाए? जो एलिट क्लासेस जो थे यानी कि एरिस्टोक्रेट्स जो थे वो लोगों का उन लोगों का सर्वेंट्स थे और वो सर्वेंट्स को मतलब स्लेवरी वो लोग ने स्टॉप कर दिया था। और स्लेवरी स्टॉप करने के बाद ये सब सर्वेंट्स को वो लोग टी गार्डनर्स बना दिया था। एंड वो लोग को बोला कि ठीक है तुम लोग टैक्स मत भरो, लेकिन ये टैक्स फिलअप करने के लिए पेजेंट्स लोगों को ज़्यादा बर्डन दिया जाता था। 1853 में आनंदाराम धेकियल फुकन उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखा था मोफट मिल्स को, लेकिन वो एप्लीकेशन का कोई वैल्यू नहीं था, कोई रिस्पॉन्स अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे कि डिटोरेशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। यहाँ पे असम में हम लोग ये पता है कि हम लोगों को कि पाट और मुगा सिल्क ये बहुत ही फेमस, आज नहीं ये बहुत पहले से आहम्स के टाइम से ये पाट और मुगा सिल्क बहुत ही फेमस था। एंड लेकिन ब्रिटिश ने क्या था इस चीज़ को स्टॉप करके वो लोग ने फोर्स किया कि फॉरेन क्लोथ्स को तुम लोगों को इंपोर्ट करना ही होगा, यू हैव टू वेयर देम। डाउनफॉल ऑफ द एरिस्टोक्रेट्स। ब्रिटिश लोग असम पे आने के बाद उन लोग का बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो गया था क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारा काम था यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ये वो, लेकिन यहाँ का लोगों को मॉडर्न एजुकेशन नहीं आता था। सो ब्रिटिश लोग उन लोगों का काम करने के लिए वो लोग बंगाल से कुछ लोग लाए, जैसे बंगालीज को लाए, मरवाड़ी पीपल को लाए बंगाल से। वाई? क्योंकि ऑलरेडी ब्रिटिश लोग वहाँ पे थे एंड वो लोग ऑलरेडी ट्रेन कर दिया था उन लोगों को, और वहाँ पे तो वो लोग बहुत पहले से थे ना, ट्रेड सेंटर तो बंगाल ही था, तो इसलिए उन लोगों का काम ईजी हो जाए इसलिए यहाँ से बंगालीज लोगों को और मरवाड़ी पीपल को यहाँ पे लेके आए। लेकिन ऑलरेडी जो अहोम डायनेस्टी पे जो ऑफिशियल्स थे उन लोगों का पोस्ट एंड पोजीशंस जो भी था वो नीचे गिरने लगा एंड बंगाली बाबुओं को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगा, मरवाड़ी पीपल लोगों को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगा। फिर पोस्ट जैसे फुकन, बोरुआ, राजकोवा उन लोगों का भी क्या हुआ, वो लोग मौजादार बन गया एंड दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट टैक्सेस। लेकिन और फिर नया इमिग्रेंट्स यानी कि मरवाड़ीज और बंगालीज लोगों को नया नया रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया गया था कि तुम लोग ये करोगे, ये काम देखोगे, वो काम देखोगे। ओके।
मैंने ये पहले भी बोला था कि स्लेवरी वो लोग ने स्टॉप कर दिया था, और ये सब सर्वेंट्स या तो लेबरर्स जो थे ना, वो लोग कहाँ पे ट्रांसफ़र किया था? वो लोग टी गार्डन्स पे शिफ्ट कर दिया था, अपर असम पे, और वो लोग टी गार्डनर्स का काम करते थे। तो स्लेवरी स्टॉप हुआ 1843 पे, और यहाँ पे इवन लेखराज, लेखराज मतलब जो भी प्रॉपर्टी से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था पहले, लेकिन अभी टैक्स लेना शुरू कर दिया था ब्रिटिश ने। तो ब्राह्मण पुरोहित जो थे वो लोग बहुत गुस्सा हो गए थे। एंड देखो, अनटैक्स लैंड एंड फिक्स्ड रेवेन्यू, पूरा फिक्स्ड रेवेन्यू फिक्स कर दिया था, और उन लोग को टैक्स देना पड़ता था, ऑब्वियसली वो लोग तो गुस्सा होंगे। एंड ये हम लोग ये पूरा चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, हम लोग ये देखेंगे कि रीज़न तो ये सब ने हम लोग रीजंस पढ़ लिया, फिर हम लोग देखेंगे कि एलिट क्लासेस यानी कि रिच पीपल वो लोग ने रिवॉल्ट ज्वाइन किया था पहले, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बट लास्ट पे कॉमन पीपल ने भी ज्वाइन किया था। इतना टाइम से हम लोग ये पढ़ रहे थे कि असम पे ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्यों हुआ था, लेकिन ये एक्चुअली इंडियन सोल्जर्स ने स्टार्ट किया था, क्योंकि उन लोगों को जो जो गन्स दिया गया था उसमें कार्टिलेज जो है वो काउस एंड पिग्स का फैट्स यूज़ करते थे। सो दैट्स वाई इंडियन सोल्जर्स में हिंदूज भी थे, मुस्लिम्स भी थे, बाकी सब रिलीजन्स भी थे, तो दे वर अगेंस्ट दिस। बाकी और भी पॉलिसीज़ है, जैसे सब्सिडियरी अलायंस, जो चीज़ लॉर्ड वेलेस्ली ने स्टार्ट किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जो लॉर्ड डलहौसी ने स्टार्ट किया था। तो ऐसे करते करते बहुत सारे इंडियन किंगडम्स ब्रिटेन्स लोग ने ले लिया था ये सब पॉलिसी करके। और इंडिया में बहुत सारे रूलर्स या सपोर्टर्स, जैसे एम्परर बहादुर शाह जफर द सेकेंड, नाना साहेब ऑफ कानपुर, मराठा लीडर तांत्या टोप, रानी लक्ष्मीबाई, सब ने वो लोग ने रिवॉल्ट ऑफ 1857 को ज्वाइन किया था। दे इवन वांटेड एम्परर बहादुर शाह जफर द सेकेंड टू बी इन द थ्रोन, मतलब वो लोग चाहते थे कि ये एम्परर बहादुर जो है वो राजा बन जाए और ब्रिटिश का रूल जो है इंडिया पे वो पूरा ख़त्म हो जाए। देखो, इंडिया पे और असम पे रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्यों हुआ था ये हम लोग ने पढ़ लिया। अभी हम लोग ये देखेंगे कि असम पे लोग क्या करते हैं ताकि ब्रिटिश को भगा सके यहाँ पे। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र वैली पे कोई ऐसे भी लोग थे जो लोग इंडियन सोल्जर्स को इंस्टिगेट कर रहे थे, जो ऑलरेडी ब्रिटेन्स के लिए काम कर रहे थे। वो लोग सीक्रेटली उन लोगों से बात कर रहे थे ताकि वो लोग हेल्प कर सके ब्रिटेन्स को भगाने के लिए। सिर्फ ब्रह्मपुत्र वैली पे नहीं, इवन बड़क वैली, ऐसे ऐसे जगह जैसे चिटागोंग और बाकी सब जगह पे वो लोग काम कर रहे थे। सी, सोल्जर्स फ्रॉम चिटागोंग टू रिवॉल्टेड फ्रॉम बड़क वैली। एंड इन आसाम पे वो लोग चाहते थे कि यहाँ से कोई अहोम रॉयल फैमिली से कोई किंग बने और राज करे, सब लोगों को रूल करे, ना कि ब्रिटिश को। ये चीज़ नॉर्थ इंडिया पे जब शुरू हुआ, यानी कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 जब नॉर्थ इंडिया पे शुरू हुआ, यहाँ पे असम पे ऑलरेडी सिपॉय बैरक्स जो था, जो ऑलरेडी ब्रिटेन्स के लिए काम कर रहे थे, जैसे सिपॉय बैरक्स ऑफ शिवसागर, साइखोवा, वो लोग ब्रिटेन्स के अगेंस्ट हो गए थे। एंड 2 ब्रिटिश रेजिमेंट्स ऑलरेडी था यहाँ पे, जैसे नंबर 1 विल बी द फर्स्ट लाइट इन्फेंट्री इन डिब्रूगढ़ पे एक था, और सेकेंड वाला द सेकेंड लाइट इन्फेंट्री इन गुवाहाटी पे जो था, वो लोग मिल के काम कर रहे थे ब्रिटिश के अगेंस्ट। चलो अभी मनीराम दीवान के बारे में पढ़ते हैं। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत ही ब्रेव थे एंड ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करने के लिए साहस भी रखते थे। वो एक ऐसे पर्सनालिटी थे जो बर्मिस इन्वेशन भी देखा था असम पे, और ट्रीटी ऑफ यानदबू जो कि 1826 पे हुआ था, और वो ट्रीटी के बाद कैसे ब्रिटेन्स ने डोमिनेट करना शुरू किया असम पे वो भी देखा था। लेकिन बहुत देर बाद मनीराम दीवान ने ब्रिटेन्स के अगेंस्ट फाइट किया, लेकिन उसके पहले वो ब्रिटेन्स के लिए ही काम करते थे। 1828 पे उन्होंने रेवेन्यू बुक कीपर का काम किया था, उसको श्रीराष्ट्रधर भी बोलते हैं। जब पुरंदर सिंह राजा बने थे उस समय असम पे ब्रिटिश आने के पहले, वो दीवान का काम करते थे। फिर ब्रिटिश ने जब टी कंपनी धीरे धीरे शुरू किया, 1839 पे उन्होंने वहाँ पे भी ज्वाइन किया था, वो कंपनी पे भी ज्वाइन किया था। लेकिन 1844 में उन्होंने ब्रिटिश का काम छोड़ के खुद अपना टी गार्डन्स बनाया था जोरहाट पे। लेकिन देखो,
उन्होंने तो ब्रिटिश के लिए काम किया था पहले, तो उनको तो थोड़ा-सा छूट देना चाहिए था, थोड़ा-सा मतलब फ्रीडम देना चाहिए था कि ठीक है, तुमको टैक्स नहीं देने से भी होगा। लेकिन उनको फ़ोर्स किया गया था कि तो क्या हुआ, तुम्हारा खुद का टी गार्डन है, तो तुमको तो फिर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सुन के मनीराम देवान गुस्सा हो गए थे एंड उन्होंने सोचा कि सच में तो ब्रिटिश अगर यहाँ पे राज करने लगे तो बहुत ही ख़राब होगा असम का कंडीशन। ओके, फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि कैप्टन हॉलरॉयड जो चीफ ऑफिसर था शिवसागर का 1851 पे, उन्होंने पूरा मनीराम देवान का फैमिली को डिप्राइव किया और फिर बोला कि देखो, इतना जनरेशन से तुम लोग टैक्स नहीं दे रहे थे, लेकिन अभी तुम लोगों को देना पड़ेगा। और उनका जो भी पोजीशंस था, मतलब मनीराम देवान का जो भी पोजीशंस था, पोस्ट था, वेल्थ था, प्रेस्टीज था, ये सब खत्म हो गया। वीडियोस देखकर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और वो छोटा सा बेल जो है उसको भी क्लिक कर देना ताकि और भी अपडेट्स मिलते रहे। ब्रिटेन्स का ये सब पॉलिसीज देखकर मनीराम देवान ऑलरेडी बहुत गुस्सा हो गए थे एंड बहुत पहले अहोम प्रिंस कामेश्वर सिंहा को जैसे पेंशन ऑफ ₹1000 दिया गया था, सेम वैसे ही पेंशन मनीराम देवान को भी ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया। और कामेश्वर सिंहा जब मर गए थे, उनका लड़का उनका नाम था कंदरपेश्वर सिंहा। मनीराम देवान चाहते थे कि उनका लड़का जो कंदरपेश्वर सिंहा है वो राजा बन जाए। 1853 पे चीफ जस्टिस मोफट मिल्स आए थे यहाँ पे असम पे फ्रॉम कैलकाटा हाई कोर्ट, वहाँ से आए थे। तो मनीराम देवान ने सोचा कि हाँ, ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है और मैं ये सब जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे चल रहा है ये सब प्रेजेंट करता हूँ किसको, मोफट मिल्स को। तो उन्होंने 2 एप्लीकेशंस लिखा था और उनको सबमिट किया था। फर्स्ट वन ये था कि उन्होंने क्या क्या सर्विस किया ब्रिटेन्स के लिए और उनका रेम्यूनरेशन, मतलब उनका सैलरी क्या मिल रहा है उनको, ये सब के बारे में बोला था। और सेकंड, उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था कि अहोम प्रिंस कंदरपेश्वर सिंहा वंस मोर और एक बार किंग बन जाए और पूरा असम पे रूल करने लगे। एंड उन्होंने ये भी बोला कि एरिस्टोक्रेट्स जो रिच पीपल जो थे या तो एलिट क्लासेस जो थे, वो लोग क्या क्या सफरिंग्स कर रहे थे, क्या क्या सफरिंग था उन लोगों का पोजीशंस डाउन हो गया था, उन लोगों का सर्वेंट्स जो भी है वो सब टी गार्डन्स पे ले गया था, ये सब के बारे में सब बोल रहे थे किसको, मोफट मिल्स को। मोफत मिल्स जब असम पे आए तब मनीराम देवान ने बोथ एडवांटेज भी बोला उन लोगों का यहाँ आना और डिसएडवांटेज भी बोला। एडवांटेज में ये था कि एंड ऑफ बॉडी म्यूटिलेशन, बहुत पहले कोई भी राजा का अगर कोई बॉडी पार्ट कट हो जाता है तो वो राजा नहीं बन सकते थे, तो वो एक एडवांटेज था कि ये सब चीज़ स्टॉप हो गया था। और डिसएडवांटेज ये था कि जो अनडिजर्विंग पीपल जो थे उन लोगों को पेंशन्स मिल रहा था। रिच पीपल जो है उन लोगों का लाइफ, अभी उन लोगों का पोजीशंस लाइफ जो भी एकदम पूरा डाउन हो गया था, कॉमन पीपल की तरह वो लोग रह रहे थे। वाई? क्योंकि उन लोग का सर्वेंट्स जो भी थे वो भी टी गार्डनर्स बन गए थे, उन लोग का पोजीशंस भी डाउन हो गया था। तो ये सब सुनने के बाद मोफत मिल्स ने एकदम पूरा सिंपथाइज एकदम ही नहीं किया, उन्होंने कुछ भी एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। उल्टा उन्होंने मनीराम देवान को कॉन्स्पिरेटर बोला। कॉन्स्पिरेटर यानी कि कोई अगर ब्रिटिश के अगेंस्ट कुछ खराब चिंता करता है तो इसको कॉन्स्पिरेटर बोलते हैं। मैंने पहले ही बोला था कि मनीराम देवान बहुत ही ब्रेव आदमी थे। उन्होंने जब ये देखा कि असम पे किसी को कंप्लेन करके कोई भी फ़ायदा नहीं है, तो उन्होंने नेक्स्ट प्लान बनाया और ये सोचा कि वो कैलकाटा जाएंगे। तो वो अर्ली पार्ट ऑफ 1857 पे चले गए थे और उन्होंने वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखा टू द गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ताकि अपर असम जो है वो एक अहोम रूलर को दे सके, ताकि वो लोग अपने हिसाब से अपने मुताबिक असम को रूल कर सकें। और उन्होंने सच में वहाँ पे जाके एक कॉन्स्पिरेसी बनाया, क्योंकि वहाँ पे जाके उन्होंने बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा था, बाकी लोग कैसे प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिश के अगेंस्ट, ये सब पूरा देख लिया था। और उन्होंने सच में कॉन्स्पिरेसी बनाया किसके साथ, एक बंगाली मुख्तियार के साथ। और मुख्तियार का नाम क्या था, मधु मल्लिक उनके साथ एक कॉन्स्पिरेसी बनाया। उन्होंने बहुत सारा सीक्रेट लेटर्स भेजा कंदरपेश्वर सिंहा को जो जोरहाट पे थे, और उनको ये बोला कि तुम एक काम करो, इंडियन सोल्जर्स का हेल्प लो और इंडियन सोल्जर्स जो डिब्रूगढ़ और गोलाघाट पे रहते थे उन लोगों का हेल्प लो और वहाँ से आओ।
ये बोला था कन्नपेश्वर को। और मनीराम देवान यहाँ से मतलब कैलकाटा से वो सब आर्म्स एंड एमिनेशंस यानी कि सब जितना भी गन्स पिस्तौल्स जो भी चीज़ चाहिए वो कैलकाटा से लेके आएंगे टू अपर असम। और वो दुर्गा पूजा के टाइम वो लोग मीट करेंगे एक दूसरे को। तो ये था प्लान। लेकिन ब्रिटेन्स को ये सब के बारे में पता चल गया था। और उस समय तो व्हाट्सअप नहीं था जो उन लोग को मैसेज तुरंत मिल जाएगा और तुरंत वो लोग काम करना शुरू कर देंगे। ये लेटर्स था उस समय, और लेटर्स यहाँ से जाएगा, फिर बीच में पोस्टमैन का काम तो है ही, फिर वो लोग कब मिलेगा लेटर्स उन लोगों को, फिर ये जाके सोल्जर्स का हेल्प लेंगे। तो इट वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस। और इसी बीच उन लोगों को पता चल गया ब्रिटेन्स को। तो प्रिंसिपल असिस्टेंट कैप्टन हॉलरॉयड को मिला था एक्चुअली ये सब कॉन्स्पिरेसी लेटर्स। और चीफ कमिश्नर जो जेनकिंस, याद रखना जेनकिंस, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि देखो ये सब तो असम का पीपल तो ये सब प्लान कर रहे थे, तो एक काम करो ट्रेंड यूरोपियन सोल्जर्स भेज दो यहाँ पे ताकि हम लोग डिफेंड कर सके खुद को। होलराइट फिर रिक्वेस्ट किया कैप्टन लूथर को कि जाके जोरहाट जाके कंदरपेश्वर सिंह को अरेस्ट करके लाओ। इट वॉज ऑन 7 सितंबर। और क्या पनिशमेंट दिया गया था उनको? उनको डायरेक्टली कैलकाटा भेज दिया गया था, अलीपुर जेल पे। बाद में एक और स्पेशल जेल है वहाँ पे, क्योंकि कंदरपेश्वर उस समय थोड़ा एज उनका कम था, तो इसलिए 1860 तक बर्धमान जेल पे रखा गया था उनको। और बाद में बहुत देर बाद उनको अलाउ किया था कि गुवाहाटी पे आ सकता है वो, बट नॉट इन जोरहाट। एंड उनको एक पेंशन भी दिया गया था ₹500 का। मेरा हिंदी बहुत ही ख़राब है, प्लीज़ डोंट गो तो मैं हिंदी सिर्फ कंसेप्ट समझो। मनीराम देवन का ये प्लान तो फेल हो गया था, लेकिन उन्होंने अपना बेस्ट किया था ताकि ब्रिटिश को यहाँ से भगा सके। कंदरपेश्वर का तो जेल हो गया था, मनीराम देवान को भी जेल पे रखा गया था, कैलकाटा पे ले गया था और वहाँ पे अलीपुर जेल पे रखा गया था फॉर 2.5 मंथ्स। बाद में उनको जोरहाट पे लाया गया था इन दिसंबर। 26 फरवरी 1858 को अ स्पेशल कोर्ट ऑफ जस्टिस सेट किया गया था एंड इट वाज बाय कैप्टन हॉलरॉय। और मनीराम देवान और पियली बोरवा, क्योंकि उनके साथ और भी बहुत सारे सपोर्टर्स थे जो उनको हेल्प कर रहे थे कॉन्स्टेंटली, तो मनीराम देवान और पियली बोरवा को डायरेक्ट हैंग कर दिया था, यानी कि वो लोग उन लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया था। सम हु वे इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ, इम्प्रिजन यानी कि द होल लाइफ वो लोग प्रिजन पे रहने का सज़ा मिला था, जैसे मधु मलिक, कमला बोरवा, धोतीराम बोरवा, मायाराम नाजिर और कोई कोई सोल्जर्स जो डिब्रूगढ़ रेजिमेंट पे बिलोंग कर रहे थे। ब्रिटिश को असम से भगाने के लिए मनीराम दीवान को बहुत एलिट क्लासेस एरिस्टोक्रेट्स हेल्प किया था ताकि ये प्लान सक्सेसफुल हो, लेकिन उल्टा उन लोगों को पनिशमेंट दिया गया था क्योंकि ये प्लान तो सक्सेसफुल नहीं था ना, तो इसलिए उन लोगों को पनिशमेंट दिया गया था। कोई कोई सोल्जर्स जो गोलाघाट के थे उन लोग का सर्विस डिसमिस किया गया था। क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858, देखो 1857 एक ऐसा ईयर था जहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि पूरा इंडिया पे और असम पे सब लोग मिल के प्रोटेस्ट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। और हम लोग ये भी देखेंगे कि 1858 के टाइम डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट हो गया था इंडिया पे, क्योंकि इंडिया को रूल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भी था और ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी था क्वीन के ऊपर। और उस समय जिन लोगों को पनिशमेंट के तौर पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे भेज दिया गया था उन लोगों को वापस लाया गया था 1858 पे, जैसे दूतीराम बोरवा, शेख फॉर्मत अली, बहादुर कारापुरा एक्सेट्रा। मनीराम दीवान का ये अटेम्प्ट ऑफ ब्रिंगिंग द अहोम मोनार्की वंस अगेन, ये तो फेलियर हो गया था, लेकिन इसी थ्रू हम लोग ये भी देख पाएंगे कि हाउ बाकी असम के लोग जो थे वो लोग कैसे इंस्पायर्ड हो गए थे और ब्रिटेन्स के अगेंस्ट फाइट किया था, प्रोटेस्ट किया था, ताकि फाइनली वो लोग ब्रिटेन्स को यहाँ से भगा सकें। कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट, ये पेज नंबर 45 और 46 पे बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, लेकिन मैं हर एक पॉइंट का जस्ट मेन समरी, मेन टॉपिक्स बोल रही हूँ ताकि ये सब मेन पॉइंट्स याद रखें और एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाओ। सो पॉइंट नंबर 1 पे हम लोग ये देखेंगे कि मनीराम देवान का जो ज़्यादातर सपोर्टर्स थे वो ज़्यादातर जोरहाट, शिवसागर, डिब्रूगढ़ ये सब जगह के बारे में हम लोग ज़्यादातर पढ़ रहे थे, इतना टाइम याद है। बट ये सब उन लोग का मतलब सपोर्टर्स नौगांव, फिर कामरूप, गुवाहाटी से नहीं था ज़्यादातर सपोर्टर्स।
नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, सम सोल्जर्स फेल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। टाइम का वैल्यू उन लोगों को पता नहीं था। अगर लोअर असम से कोई ट्रांसपोर्ट कर देता उन लोगों का इन्फॉर्मेशन तो सीक्रेटली, तो ये हो पाता, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। कम्युनिकेशन गैप था वहाँ पे। कम्युनिकेशन फ्रॉम कैलकटा विथ लेटर्स, तो ऑब्वियसली बीच पे तो ये सब पोस्टमैन ये सब तो रहेंगे, और फिर ब्रिटिश को पता ही चल ही गया। Maniram Dhawan and his associates never tried to include other sections of the society. हाँ, सच में हम लोग ने ज़्यादातर एरिस्टोक्रेट्स, रिच पीपल, एलिट क्लासेस के बारे में पढ़ा, लेकिन अगर मनीराम देवान और उनके सपोर्टर्स अगर लोअर सेक्शंस ऑफ द पीपल भी इंक्लूड करते, तो सिर्फ लोअर सेक्शन नहीं, कॉमन पीपल को भी अगर इंक्लूड कर लेते ना, तो ये प्लान सच में सक्सेसफुल हो जाता। Point number 5, rebels of Assam failed to maintain the secrecy of their activities. जो भी एक्टिविटीज़ होता था, जो भी प्लान हो रहा था, वो एक सीक्रेट होना चाहिए था, तो वो सीक्रेटली नहीं हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, दे हैड नो एक्सेस टू आर्म्स एंड एमिनेशंस। तो जो भी आर्म्स एंड एमिनेशंस, जो भी गन्स पिस्तौल्स जो भी चाहिए था, वो सब असम पे अवेलेबल नहीं था, और वो सब असम कैलकाटा से लाते लाते उसके पहले ही तो मनीराम देवान को अरेस्ट कर लिया था ना। पॉइंट नंबर 7 पे हम लोग ये देखेंगे कि इंडियन सोल्जर्स जो असम में काम कर रहे थे ब्रिटेन्स के लिए, वो लोग सच में बैकबोन के हिसाब से काम नहीं किया था। अगर वो लोग सच में अगर स्ट्रांगली काम करते मिल के, असम के लोगों के साथ मिल के, जैसे मीरठ, दिल्ली और लखनऊ पे किया था, तो सच में असम एक सक्सेसफुल, यहाँ पे एक सक्सेसफुल प्लान होता और ब्रिटेन्स को सच में भगा सकते थे यहाँ से। रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो असम पे फाइट किया गया था, उसका कोई इम्पोर्टेंस है या वैल्यू है? ये तो फेलियर हो गया था ना, ऑब्वियसली। दो ये फेल हो गया था, दो ये रिवॉल्ट एक फेलियर हो गया था असम पे, लेकिन इट हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट। असम फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल मूवमेंट पे फाइट किया था, वो लोग ने पार्टिसिपेट किया था ये इवेंट पे, और वो इंडियन इवेंट किया था रिवॉल्ट ऑफ 1857। Point number 2, revolt of 1857 inspired the peasant revolt in 1861। पहले हम लोग ने क्या देखा था कि ये रिवॉल्ट पे एरिस्टोक्रेट्स, द एलिट क्लासेस ने सिर्फ पार्टिसिपेट किया था, सब लोग पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसलिए फेलियर हो गया था। अभी हम लोग देखेंगे कि पेजेंट्स लोग यानी कि फार्मर्स लोग कैसे इंस्पायर्ड हो जाते हैं, एंड 1861 से उन लोगों का रिवॉल्ट स्टार्ट करता है, शुरू होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कैसे फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म हिंदूज एंड द मुस्लिम्स वर यूनाइटेड। तो दो अ फेलियर, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, दो अ फेलियर, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी हुआ था, इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा था। ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट द आसामीज फ्रीडम फाइटर्स जो थे, वो लोग इंस्पायर्ड हो गए थे मनीराम दीवान का और उनका सपोर्टर्स, बाकी सब सपोर्टर्स का, ये सब देखने के बाद आसामीज फ्रीडम फाइटर्स बहुत इंस्पायर्ड हो गए थे। एंड लेटर हम लोग देखेंगे कि कैसे वो लोग और बाकी लोगों को इंस्पायर किया था। फाइनली ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, एंड द नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।